अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का? सब ठीक ठाक है? मैं काफ़ी वीडियोस बना रहा हूँ आजकल और मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकूँ स्कॉलरशिप के हवाले से, क्योंकि अभी होपफुली नेक्स्ट मंथ के अंदर अंदर या इस मंथ के एंड तक ये स्कॉलरशिप्स आ जाएंगी पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया में। तो जो भी लोग इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं स्कॉलरशिप से, वो ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आपको मेरे पास कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं मेरे लिए तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट कर लें। आज जो मेरा टॉपिक है, कई ऐसे दोस्त और कई ऐसी मेरी सिस्टर्स हैं जो चाहती हैं कि वो दोनों जगह पे अप्लाई कर सकें, या वो स्कॉलरशिप अप्लाई करें एम्बेसी के थ्रू, और यहाँ फिर वो एम्बेसी रिकमेंडेशन, दूसरा रिकमेंडेशन है यूनिवर्सिटी और या प्रोफेसर रिकमेंडेशन, उसके बारे में वहाँ पे भी अप्लाई करना चाहती हैं। तो मैं दोनों में आपको फ़र्क आज क्लियरली बताना चाहूँगा कि क्या फ़र्क है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहता हूँ आपके लिए कि जब आप यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन और जो एम्बेसी रिकमेंडेशन है, दोनों में क्या फ़र्क है। तो पहले मैं जो टॉपिक आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन और उसका क्या क्या प्रोसेस होता है। तो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन में जो कंपटीशन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब कि वहाँ पे सिर्फ आप एक ऐसे बंदे होंगे या आप एक ऐसे प्रोफेसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे किसी भी जापानीज़ यूनिवर्सिटी के अंदर जो गवर्नमेंट पब्लिक यूनिवर्सिटी है जापान के अंदर। आप देखते हैं कि कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है टोक्यो में, ओसाका में, ओकिनावा में, निगाता में, कहाँ पे ऐसी यूनिवर्सिटी है पब्लिक जहाँ पे आपके रेलेवेंट प्रोग्राम के हवाले से कोई प्रोफेसर अवेलेबल है। तो जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन होता है या प्रोफेसर रिकमेंडेशन है, उसके लिए सबसे पहले जो आपने काम करना होता है, आपने उस प्रोफेसर को ढूंढना होता है जो आपको बुला सकते हैं, यानी जो आपको एज अ स्टूडेंट एक्सेप्ट करना चाहता है अपने पास। तो वो मास्टर्स भी हो सकता है, वो पीएचडी भी हो सकती है, वो बैचलर्स भी हो सकता है, ये आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ मैं बताता चलूँ, जो यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर रिकमेंडेशन होता है वो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए नहीं होता, ठीक है। सो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ और सिर्फ आपको एम्बेसी के थ्रू ही आना पड़ता है, सही है। तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन है, आपको काम जो आपने करना है यूनिवर्सिटी के प्रोसेस में, आपने अपने प्रोफेसर को ढूंढना है। और वो प्रोफेसर कैसे ढूंढना है, आपको ऑनलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रोफेसर की ईमेल आईडीज़ मिल जाते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाते हैं। तो वहाँ से आप देखिए, उनको ईमेल करें और रेलेवेंस होनी चाहिए कि आप जिस प्रोफेसर को कांटेक्ट कर रहे हैं आपके पास उसी सब्जेक्ट की बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री ये कुछ एक्सपीरियंस एक्सपोजर होना चाहिए। और अगर आप बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो या अंडर ग्रेजुएट के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास उससे रेलेवेंट कुछ वर्कशॉप्स अटेंड की हों, तो वो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको एक प्रोफेसर हैं, उनके कुछ आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, वो अच्छा लगे आपको, वो काम इंटरेस्टेड लगता है, तो आप जाना चाहते हैं उनके पास, आप उनको ईमेल करते हैं और नॉर्मली प्रोफेसर्स रिस्पॉन्ड कर देते हैं जब आप उनको कोई ईमेल करते हैं। तो इसके भी कुछ सिनेरियोज है, वो भी मैं आगे चल के डिस्कस करूँगा। तो अगर आप प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं और आप उनको कहते हैं कि मैं आना चाहता हूँ आपके पास, लेकिन मेरे पास स्कॉलरशिप नहीं है, मेरे पास पैसे इतने नहीं हैं, तो ये क्या प्रोसेस होगा, तो आप फिर उनको बताते हैं। तो वो चीज़ें आप उनको गाइड भी करते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोफेसर्स को स्कॉलरशिप्स के बारे में आइडिया नहीं होता। तो जब आप उनको कहते हैं कि इस तरह स्कॉलरशिप है नेक्स्ट के नाम से, अगर आप कोशिश करके मुझे वो दिलवा दें तो वो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। वो भी फिर विज़िट करते हैं, वो अगर वो हेल्पफुल होंगे तो वो आपको ज़रूर गाइड कर देंगे उसके अंदर। तो फॉर इंस्टेंस आपको वो कहते हैं ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। तो फिर आपको जब वो एक्सेप्टेंस मिल जाती है यूनिवर्सिटी और उन प्रोफेसर की तरफ से, तो वो कहेंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। वो आपको फिर जो वहाँ का स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस है, स्टूडेंट अफेयर्स का, वो आपके साथ उनको कांटेक्ट करा देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स आप भेज दें। फिर आप पाकिस्तान से वो डॉक्यूमेंट्स टीसीएस कराते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पहुँचेंगे आपके। तो फिर यहाँ से आपके डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के लिए प्रोसेस करेंगे। तो वीज़ा प्रोसेस के बाद ये होता है कि आपको COE, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी कहते हैं, वो यहाँ पे इशू होगी, इनके पास आएगी स्टूडेंट ऑफिस में। तो वो स्टूडेंट ऑफिस वाले लोग आपको फिर दोबारा वो जो होगी COE सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी, वो आपको पाकिस्तान भेजेंगे।
तो वो आपका एक एक्चुअली वीज़ा होता है जो आपको लेके जाना होता है एम्बेसी, और वहाँ से आपका वीज़ा लगता है। लेकिन आजकल प्रोसेस चेंज हो गया है, आपको आजकल एम्बेसी नहीं जाना पड़ता, तो आपको एक डेजिग्नेटेड ऑफिस है, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट सबमिट कराते हैं तो आपका वीज़ा लग जाता है। तो क्योंकि जब आपको वो COE जापान से आएगी तो वो चांसेस आपके काफ़ी हाई हो जाते हैं आपको वीज़ा मिलने के। तो COE के साथ आपने अपनी एप्लीकेशन भी लिखनी होती है, वो एक फॉर्म जो एक किसी भी एप्लीकेंट का होता है जो कहीं पे भी जा रहा होता है विज़िट करने या कुछ भी, तो वो आपको फिल करना और वो आपको जाके एम्बेसी अप्लाई करना होता है। तो वो जब आप अप्लाई करते हैं, वीज़ा आपको मिल गया है, और फिर उसी तरह नेक्स्ट की भी कुछ डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं, तो वो भी आपको स्टूडेंट अफेयर्स के ऑफिस से आपको कांटेक्ट मिल जाता है। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यू हैव टू फाइंड आउट अ प्रोफेसर जो आपको विलिंग है एक्सेप्ट करने के लिए एज अ स्टूडेंट, और वो विलिंग है आपको सपोर्ट करने के लिए। मैं आपको कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे प्रोफेसर से कांटेक्ट किया और प्रोफेसर ने कहा ठीक है मैं आपको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि स्कॉलरशिप तो अभी नहीं है, तुम यहाँ आ जाओ, तो यहाँ देखते हैं आके। तो वो स्टूडेंट्स यहाँ आए, फिर उनको स्कॉलरशिप तो नहीं मिल सकी, फिर उन्होंने पार्ट टाइम करके अपनी जॉब के थ्रू स्कूल यूनिवर्सिटी की फ़ी पे की, फिर स्कॉलरशिप्स भी कुछ मिली। वो फिर आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खुल जाती हैं जब आप यहाँ आते हैं। लेकिन उसने मेनली ज़्यादातर खुद पार्ट टाइम जॉब करके उसको अपने यूनिवर्सिटी डिग्री को कंप्लीट किया। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पाकिस्तान से आए ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से कांटेक्ट किया और यहाँ आ गए और स्कॉलरशिप उनको मिल गई। ठीक है, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं। फिर जब आपके डॉक्यूमेंट्स चले जाते हैं, COE आपको मिल जाता है, और फिर आप वीज़ा अप्लाई करते हो, इसी तरह आप जापान आ जाते हैं। फिर वही सब नॉर्मल स्ट्रक्चर आपका शुरू हो जाता है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन के लिए, कंपटीशन कम होता है लेकिन आपकी एफर्ट ज़्यादा लगती है, यू हैव टू लुक फॉर प्रोफेसर और द यूनिवर्सिटी। तो इसमें सबसे पहला काम आपने यूनिवर्सिटी को ढूंढना है, दूसरा काम आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं अगर वो एक्सेप्ट कर लें, फिर आपके डॉक्यूमेंट्स वो क्लियर होके फिर आपको COE वापस भेजते हैं, फिर उसके बाद आपका वीज़ा अप्लाई होता है और आप इस तरह जापान आ जाते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें आप यूनिवर्सिटी या प्रोफेसर रिकमेंडेशन के साथ जापान आ सकते हैं। अब जो दूसरा प्रोग्राम है जिसमें आप एम्बेसी रिकमेंडेशन आप कहते हैं उसे, उसमें जो एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम है टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एम्बेसी रिकमेंडेशन के थ्रू ही यहाँ आना पड़ेगा। वो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते टीचर्स ट्रेनिंग के लिए। उसके लिए प्रोसेस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। सबसे पहले वो एक नोटिस आएगा आपकी कंट्री की एम्बेसी के ऊपर कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हो गया, आप डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करें। आप अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराते हैं उनको, जो भी रेलेवेंट वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड करते हैं, उसमें एप्लीकेशन भी इंक्लूड होती है। वो करवाने के बाद आपको वेट करना पड़ता है 15 से 20 दिन, जब भी वो एप्लीकेशन की डेडलाइन क्रॉस होती है, और उसके बाद वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं डॉक्यूमेंट्स के। पूरे पाकिस्तान से या पूरे आपके जहाँ पे भी आपने जमा कराएं वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आए होते हैं। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे 2 एम्बेसीज़ के ऑफिस हैं, एक कराची में और एक इस्लामाबाद में, तो दोनों जगह रिक्रूटमेंट चल रही होती हैं। तो जो कराची वाली सिंध वाली साइड पे हैं वो लोग वहाँ अप्लाई कर देते हैं, जो पंजाब और KP के पे हैं वो इस्लामाबाद अप्लाई कर सकते हैं, जो भी कन्वीनियंट रहता है। बाकी आप जहाँ पे भी करना चाहिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है। तो अगर आपकी स्क्रूटनी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद वो आपको ईमेल करते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट्स हमने स्क्रीन कर लिए हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेड हैं, तो आप एम्बेसी आए, आपको डेट और टाइम बता देते हैं वो, तो आपको वहाँ जाना होता है। तो वहाँ जाने के लिए आपका होता है टेस्ट, तो वो टेस्ट आप देते हैं। अगर आप टेस्ट पास कर लेंगे उसी दिन, तो वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है आधे घंटे के लिए। फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस इंटरव्यूज़ में अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है, जिनका टेस्ट पास हो जाता है वो वहाँ रुकते हैं और बाकी लोगों को वो कहते हैं कि आप जा सकते हैं। तो अगर आपका टेस्ट पास हो जाता है तो आप इंटरव्यू देंगे। इंटरव्यू देने के बाद आप को फिर वो कहेंगे कि आप जा सकते हैं। जैसे ही आप वो कहेंगे आपका इंटरव्यू हो गया, सो यू हैव टू लीव दैट एम्बेसी, आपको बाहर जाना पड़ता है, किसी से बात करने की इजाज़त नहीं होती। तो जब आप जाते हैं वो आपको बता देते हैं कि अगर आप एक्सेप्टेड हैं, अगर आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है तो आपको कांटेक्ट कर लेंगे 2 से 3 दिन में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में ये जो था ये फ्राइडे को हुआ था सारा टेस्ट और सारी चीज़ें। तो उसके बाद हम लोग वापस आए तो मंडे को मुझे डॉक्यूमेंट्स मिल गए। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको दोबारा भेजते हैं अगर आप एक्सेप्टेड हैं। दोबारा से मतलब ये है कि वो एक पम्फलेट होता है जिसमें डिटेल्स ज़्यादा लिखी होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या करना है आपने।
तो जो डॉक्यूमेंट्स आपने शुरू में सबमिट कराए थे, अगर आपकी इंटरव्यू के बाद पास हो जाते हैं और आप एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स आपको कहते हैं कि एक और डिटेल डॉक्यूमेंट्स आपने उसी तरह के डॉक्यूमेंट जो सबमिट कराए होते हैं वो आपको दोबारा भेजने होते हैं सारी डिटेल्स के साथ। क्योंकि वो जो पम्फलेट जो अब आपकी यहाँ एम्बेसी रिकमेंडेशन के बाद जो पाकिस्तान में जो एम्बेसी है सॉरी जापान एम्बेसी, उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया है, बट अब जो डॉक्यूमेंट्स आपसे वो मांग रहे हैं मंडे को, तो उसमें भी वो दिन बहुत कम देते हैं, आपके मैक्सिमम 4 से 5 दिन होते हैं। तो वो यही कहते हैं कि आप जल्दी से डॉक्यूमेंट्स भेजें ताकि हम ये डॉक्यूमेंट्स आपके जापान भेजने होते हैं उन्होंने। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ जापान आएंगे। जापान आने का मकसद ये है कि वो यहाँ पे स्क्रूटनी कर ले उन डॉक्यूमेंट्स की भी, ये जापानीज़ एम्बेसी से रिकमेंडेड बंदा है, और उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी वो जो एक्सेप्टेंस है वो ना हो, क्योंकि वो आपकी ऑलरेडी जापान एम्बेसी ने रिकमेंड किया होता है। तो वहाँ पे जब जो डॉक्यूमेंट्स जापान जाते हैं तो वो स्कॉलरशिप मिल जाती है। मोस्ट केसेस में ऐसी मैंने कोई बात सुनी नहीं है कभी, और कि उसको उन्होंने डिसअप्रूव कर दिया हो। और वो रिकमेंडेशन ही तो उस सूरत में होती है कि जिसके सारी चीज़ें क्लियर हो। तो फिर इसी तरह जब आप डॉक्यूमेंट्स आपने जापान भेजते हैं, उसके बाद आपको लंबा वेट करना पड़ता है, तकरीबन 5 से 6 माह। तो फिर 5 से 6 माह बाद के बाद आपको कंफर्मेशन आती है कि जापान में आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गए हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ आपने लिख के भेजी थी वहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गई है। तो आप के साथ आपको कुछ दिनों में आपको साथ यूनिवर्सिटी भी कांटेक्ट कर लेगी कि आपने कहाँ जाना है, क्या करना है। तो उस प्रोसेस के बाद आपके डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर होने के बाद फिर आपको अपना पासपोर्ट वगैरह भेजना होता है। यूनिवर्सिटी भी आपसे कांटेक्ट कर लेती है कि आप हमारे पास आ रहे हैं, ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आप कहाँ रहना चाहते हैं, कितनी सारी चीज़ें। वो एक उसके ऊपर कितनी हर एक टॉपिक के ऊपर अलग से डिटेल बन सकती है, लेकिन आज टॉपिक सिर्फ ये है कि 2 प्रोसेस में डिफरेंस क्या है। तो खैर वो प्रोसेस कंप्लीट होता है, आपके डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, आपका वीज़ा लगता है और उसके बाद आप जापान आ जाते हैं। तो ये डिफरेंस है। जो एम्बेसी रिकमेंडेशन है वो कंपैटिटिव बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। जो यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन है उसमें लोग कम हैं, आपको एफर्ट करनी पड़ती है ढूंढने में, लेकिन वो रेयर चांस होता है, कम चांस होते हैं कि आपको कोई ऐसा प्रोफेसर मिल जाए जो आपको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है, तो अगर आपके और भी इससे रेलेवेंट क्वेश्चंस हों, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने सवाल पूछे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसको आपके ऊपर आपको फीडबैक दूँ इंडिविजुअली। मैं मैसेज भी कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए करूँ। तो अगर आपको कोई और सवाल हो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट, और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।